तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में एक जगह लगती है सोनीपत। आप लोगों में से लगभग सभी लोगों ने नाम सुना होगा। और इसी सोनीपत में एक थाना लगता है, राई थाना। और ये कहानी इसी राई थाने की एक गाँव की है। और गाँव का नाम मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसमें भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो इस कहानी को जानने से पहले आपको चलना होगा लगभग 4 साल पहले। मध्य प्रदेश में एक गांव लगता है टीकमगढ़। और इसी टीकमगढ़ के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम है गंगाराम। ये कहानी इसी गंगाराम की और उसके परिवार की है। गंगाराम लगभग जब 24-25 साल का होता है तो फिर इसकी शादी एक शोभा नाम की महिला से हो जाती है। शोभा की पहले एक शादी हो चुकी थी, उस शादी से एक बेटी थी। पहला पति मर जाता है, उसके बाद फिर गंगाराम से उसकी शादी होती है। अब गंगाराम से जब शादी हुई तो फिर शोभा अपनी उस बेटी को लेकर गंगाराम के पास आ जाती है। आने के बाद फिर गंगाराम और शोभा के भी 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आस्था, लगभग 4 साल उसकी उम्र। और एक बेटा होता है जिसका नाम ऋतिक, वो आस्था से 1 साल छोटा। अब परिवार इतना बड़ा, 2 बेटियां थी, 1 बेटा था। तो फिर गंगाराम और शोभा को लगा कि इस टीकमगढ़ में ना उस हिसाब से रोज़गार है, ना उस हिसाब से चीज़ें हैं, तो फिर यहाँ पे रहने का कोई मतलब है नहीं। तो कहीं ऐसा चलें जहाँ पे कुछ काम धंधा भी किया जा सके। और आमतौर पे ऐसा होता है कि आदमी अपने घर के आसपास जहाँ उसे लोग अच्छे से जानते हैं वहाँ पे छोटे मोटे काम करने में हिचकता है, मेहनत मजदूरी वो नहीं कर पाता। ये इस समय का बदस्तूर है, सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो फिर गंगाराम और शोभा अपने उस टीकमगढ़ को छोड़ते हैं, अपने उस राज्य को भी छोड़ते हैं और पहुंच जाते हैं हरियाणा। और हरियाणा में एक जगह है सोनीपत। और इसी सोनीपत में एक थाना लगता है, राई थाना। और यहीं के गांव में गंगाराम, शोभा और उनके दोनों छोटे बच्चे, जो बेटी आस्था थी और जो बेटा ऋतिक था, ये चारों लोग रहने लगते हैं। जो बड़ी वाली बेटी नीतू थी, जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल थी, उसको गाँव में ही उसी टीकमगढ़ में छोड़ देते हैं। कहते हैं कि तुम दादा दादी के साथ रहो, उनकी सेवा करो। तुम थोड़ी सी बड़ी हो, तुम थोड़ी सी समझदार हो, तो तुम परिवार वालों के साथ रहो। अब इधर ये गंगाराम और शोभा यहाँ पे रहते हैं। रहने के साथ साथ काम वगैरह ढूंढना शुरू करते हैं। और जब कहीं से कोई कायदे का काम नहीं मिलता तो फिर गंगाराम को याद आता है कि वो राजमिस्त्री का काम कर लेता है। तो फिर यहाँ पे भी वो राजमिस्त्री का काम करना शुरू करता है। और पत्नी जो शोभा थी, उसे भी लगता है कि घर पे रहने का कोई मतलब नहीं, घर पे रहने से अच्छा है पति के साथ मजदूरी करने मैं भी जाऊंगी। जहाँ ये राजमिस्त्री का काम करेगा वहीं मैं मजदूरी का काम कर दूंगी, तो फिर कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, परिवार में थोड़ी सी आमदनी बढ़ जाएगी, बच्चों का लालन पालन भी ठीक ठाक से। अब इधर गंगाराम राजमिस्त्री का काम करने लगा, इधर शोभा भी मजदूरी का काम करने लगी। जो भी पैसे मिलते हैं उनसे घर परिवार का पालन पोषण, बच्चों का दूध रोटी, इन सारी चीज़ों का इंतजाम होता। धीरे धीरे वक्त गुजरा। साल 2021 में ये लोग आए थे यहाँ पे। साल 2021 बीत गया, साल 2022 भी बीत गया। अब धीरे धीरे ये दोनों लोग यहाँ पे अच्छे खासे जम चुके थे। आसपास के लोग भी पहचानने लगे थे इनके बच्चों से। मकान मालिक को अच्छा खासा लगाव, आसपास भी इनका नाम एक ठीक ठाक अच्छे छवि के रूप में देखा जाने लगा। साल 2022 भी बीता, साल 2023 आ जाता है। और इधर जो बेटी नीतू थी वो वहाँ पे अकेले टीकमगढ़ में। तो फिर माँ को लगा कि अब बिटिया से काफ़ी दिन हो गए मिले, बिन बाप की बेटी है, पता नहीं उसको वहाँ पे अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, या फिर चाहे जैसा लग रहा हो। तो एक काम करें, इसको यहाँ पे बुला लें। अब पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं तो यहाँ पे रहेगी तो थोड़ा बहुत घर का काम भी करेगी, बच्चों को भी संभालेगी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और घर पे रोटी वगैरह भी बना दिया करेगी, नाश्ता वगैरह भी तैयार कर देगी। अब ये बात जैसे ही वो अपने पति गंगाराम को शोभा बोलती है तो गंगाराम को भी लगता है कि बिल्कुल ठीक बात है, रहेगी तो कम से कम कुछ मदद होगी, परिवार में भी एक सदस्य बढ़ेगा तो चीज़ें बेहतर ही होंगी। इसीलिए फिर फरवरी महीने में जो नीतू है उसको गंगाराम और शोभा टीकमगढ़ से यहाँ पे राई थाने के उस गांव में लेके चले आते हैं। अब टीकमगढ़ से वो यहाँ पे आती है, आने के बाद यहाँ रहने लगती है। लेकिन अब बिटिया 13 साल की, फिर ये हुआ कि इसका कहीं नाम लिखाया जाए। तो जिस हिसाब से पैसे थे उसी हिसाब से फिर उसका नाम वहाँ के एक सरकारी स्कूल में लिखा दिया जाता है। अब दिन भर वो नाश्ता वगैरह बना के चली जाती है अपने स्कूल में पढ़ाई करने।
दोपहर को छुट्टी हो जाती, छुट्टी होने के बाद घर पे आती, फिर खाना वगैरह भी बना देती। अब सारे लोग खुश, पिता अलग खुश, माँ अलग खुश, बच्चे अलग खुश, सारी चीज़ें चलती रही। अब इधर ये हुआ कि जब धीरे धीरे वक्त गुजरा और अप्रैल का महीना आ गया, तो फिर अप्रैल के महीने में नीतू अब क्लास 6 से क्लास 7 में आने लगी। तो फिर 7 में आने के बाद उसको किताबें चाहिए थी। तो फिर 30 अप्रैल को अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे कुछ किताबें चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है और स्कूल में कहा गया है कि ये किताबें हैं, इसको ख़रीद लो, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही आप ख़रीद दीजिए। अब ये बात जैसे ही पिता सुनता है तो पिता कहता है कि तुम कहाँ जाओगी खरीदने, मैं खुद ही खरीद दूंगा, नहीं तो तुम्हारी माँ से बोल दूंगा, तुम्हारी माँ आके खरीद देगी। अब ये कहने के बाद गंगाराम और शोभा अपने काम पे निकल जाते हैं। नीतू यहाँ पे अकेले, वहाँ पे राजमिस्त्री का काम था और राजमिस्त्री का काम करने के दौरान जो शोभा थी उसको मसाला यानी जो सीमेंट, बालू, मोरंग, गिट्टी, इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर बनाया जाता है। वही मिक्सचर इस शोभा को बनाना था। तो फिर बाकायदा ये 7 बजे से ही जो इसका काम था उस पर जुटती है। जुटने के बाद 1-2 घंटे में ही मसाले को अच्छे से बनाती है। बनाने के बाद जब इसे लगता है कि अभी 1-2 घंटे तक मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो जो राजमिस्त्री था खुद का ही पति था, तो फिर उससे कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, मुझे पैसे दे दो, मैं किताब खरीद दूँगी। अब इधर गंगाराम भी कहता है कि ठीक है जाओ, लेकिन दोपहर तक आ जाना। अब शोभा घर पे आती है। आने के बाद फिर कमरे में देखती है तो दोनों बच्चे तो हैं लेकिन नीतू गायब। इसके बाद फिर वो छत पे जाती है। छत पे जाती है तो छत पे जो कुछ वो देखती है, उसे देखने के बाद न चाहते हुए भी शोभा के मुंह से चीख निकल जाती है। अब शोभा के मुंह से चीख निकली, मकान मालिक जो भगत सिंह थे वो भी वहाँ पे आते हैं, आसपास के सारे लोग इकट्ठा। अब सारे लोग भागते हुए छत पे चढ़ते हैं और छत पे जो देखते हैं सबका एकदम हुलिया खराब देखने के बाद, दरअसल छत पे जो नीतू थी वो औधे मुँह बेहोश पड़ी थी। अब सारे लोग फ़ौरन उस लड़की को उठाते हैं। उठाने के बाद पास के ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर चेक करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि जो नीतू है वो मर चुकी। अब ये बात जैसे ही शोभा सुनती है तो शोभा वहाँ पे फूट फूट के रोने लगती है। उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक लड़की अच्छी भली 13 साल की अचानक से मर कैसे गई। इधर जो गंगाराम है वो भी भागा भागा पहुँचा, वो भी एकदम बदहवास की क्या हो गया क्या हो गया। ये सारी चीज़ें इधर चलती रहीं और इसी बीच मामला चूँकि अस्पताल पहुँच चुका था तो किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब जो राय थाना था वहाँ के पुलिस वाले भी मौके पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पूछते हैं कि क्या हुआ, तो डॉक्टर बताते हैं कि ये लड़की है, यहाँ पे शायद बेहोश होकर गिरी थी। बेहोश होकर गिरने के बाद हम लोग इसका चेकअप किए तो चेकअप करने के दौरान देखते हैं कि लड़की मर चुकी। अब इसके बारे में पुलिस वाले माता से पिता से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो माँ उस हाल में थी कि कुछ बोल सके, ना ही पिता उस हाल में। दोनों दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। आसपास के सारे लोग समझा रहे हैं, जैसे तैसे करके हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन जिसके घर की एक बिटिया गई हो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। अब पुलिस वाले फिर पूछते हैं कि देखिए या तो आप कुछ बताइए, चूँकि हमको कार्रवाई करनी है। कार्रवाई का मतलब यही हुआ कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, किसी ने कुछ गलत कर दिया हो, किसी ने मार वार दिया हो, तो आप कंप्लेन कीजिए, तो फिर हम उस पर कार्रवाई करें, या फिर आपको कुछ नहीं करना तो वो बता दीजिए, फिर उस हिसाब से देखें। तो फिर पुलिस वाले जब ये बात बोलते हैं तो जो गंगाराम और शोभा थी वो बताते हैं कि हमको कोई कार्रवाई नहीं करनी। अब जिसको जाना था वो जा चुका, हो सकता है बीमारी से या फिर सांप वगैरह काट लिया हो, लेकिन हम पुलिस कंप्लेन करें और आए दिन थाने के चक्कर लगाएं। इधर हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अब हम थाने के चक्कर में पड़ेंगे तो दो जो बच्चे हैं घर में उनका क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का कैसे इंतजाम होगा, उनका पेट कैसे पलेगा। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि चलो ठीक कह रहे हैं ये लोग। तो पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, आप हमको रिटर्न में दे दो, कोई आपको कोई कार्रवाई नहीं चाहिए और आपको पोस्टमार्टम नहीं करवाना, क्योंकि अब कार्रवाई करनी है तो पोस्टमार्टम करवाना होगा। अब ये गंगाराम और शोभा बाकायदा लिखित रूप से देते हैं कि हमको कोई कार्रवाई नहीं करवानी और हम इस मामले से संतुष्ट हैं कि हमारी बिटिया की मौत जो है वो नेचुरल डेथ है। अब सारी चीज़ें हो गई, सारी औपचारिकताएं पूरी। अब लाश ले जाने की बारी। अब लाश को अस्पताल वाले पैक कर रहे हैं और इसी पैकिंग के दौरान जो डॉक्टर था उसको कुछ ऐसा लगा कि
जो नॉर्मल डेथ या फिर नेचुरल डेथ में पॉसिबल नहीं थी। उसे कहीं ना कहीं अंदेशा हो रहा था कि इस लाश का या फिर इस लड़की का मर्डर हुआ है, और मर्डर से भी पहले शायद इस लड़की के साथ रेप हुआ है। अब जैसे ही डॉक्टर को ये बात लगी तो डॉक्टर ने फ़ौरन पुलिस को बताई कि ये मामला जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं, ये मामला एक मर्डर का है, और ये मामला बड़े तजुर्बे से लग रहा है कि रेप का है, जो कि कपड़े अस्त व्यस्त थे थोड़ा बहुत। अब इतनी ही देर में मीडिया भी वहाँ तक पहुँच जाती है। मीडिया बाकायदा पूरी चीज़ को लाइव कवरेज दे रही है, अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से बताई जाने लगी, क्योंकि मामला एक गरीब परिवार का था। और इधर डॉक्टर को भी लग रहा था कि रेप हुआ है, तो फिर मीडिया वाले अलग अलग तरह की बातें। अब पुलिस को लगा कि अगर इसको हम रफा दफा कर दिए तो कल को हमको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो परिवार वाले चाहे जितना लिखित में दिए थे, चाहे जितना मना किए थे, पुलिस वाले बाकायदा फिर अब लाश को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम करवाते हैं। 30 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ रात को। 1 या 2 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का तो नहीं लेकिन मर्डर की पुष्टि हो जाती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि इस लड़की की गला घोंट के हत्या हुई है। अब ये मामला जैसे ही नेचुरल डेथ से कन्वर्ट होके मर्डर तक पहुंचा तो परिवार वालों से पूछताछ शुरू। अब परिवार वालों से जब पूछताछ शुरू तो परिवार वाले एकदम बदहवास, वो कह रहे हैं कि हमको किसी पे कोई डाउट ही नहीं। अब इधर मकान मालिक बता रहा है कि बाहर से तो कोई आया ही नहीं। अब पुलिस वालों को लगा कि घर में सिर्फ परिवार वाले, बाहर से कोई आया नहीं। मकान मालिक से भी थोड़ी बहुत पूछताछ की गई, लेकिन उसका जवाब कहीं भी संदेहास्पद था नहीं। तो फिर पुलिस वालों को लगा कि काम करते हैं, अब परिवार वालों से थोड़ा दूसरे तरीके से पूछते हैं। अब पुलिस वाले परिवार वालों से, खासकर गंगाराम से और शोभा से, दूसरे तरीके से जब पूछते हैं, तब फिर ये दोनों लोग फूट फूट के रोने लगते हैं और अपना गुनाह कबूल करते हुए एक कहानी सुनाते हैं। और ये कहानी इतनी चौंकाने वाली है, इतनी हैरान करने वाली है कि शायद आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दरअसल जो नीतू थी, माँ उसकी शोभा, पिता पहले ही मर चुका। अब जब ये टीकमगढ़ यानी मध्य प्रदेश में रह रही थी तो यहाँ पे उसको एक लड़के से अट्रैक्शन हो जाता है, और अभी ये महज कक्षा 6 में थी। क्लास 6 में ही अब एक लड़के से ये बात करने लगती है। अब इसके जो वहाँ पे सौतेले दादा दादी थे उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उनको कुछ पता नहीं, कुछ करती भी तो उनको लगता है कि छोटी बच्ची अभी ये क्या कर सकती है। दादा दादी ध्यान नहीं देते, लेकिन इधर जब बातचीत वो कर रही थी और उसके बाद इसको यहाँ लाया गया राई थाने में। तो राई थाने में जब इसको लाया गया और यहाँ पे इसके गंगाराम और शोभा के घर पे, तो जब ये आती है तो थोड़े टाइम तक तो ये छुप के अपने इस बातचीत को, अपने प्रेम प्रसंग को जारी रखती है। लेकिन अचानक से एक दिन माँ देखती है कि किसी से फ़ोन पे बात कर रही है और इसके पास एक मोबाइल है। अब जैसे ही शोभा ये बात देखती है तो फ़ौरन भाग के जाती है, झपट्टा मार के फ़ोन छीनती है। अब शोभा एक तरह से उसको मानो काटो तो खून नहीं कि उसकी बेटी अभी महज 13 साल की है, क्लास 7th में, और किसी लड़के से बात कर रही है। अब माँ अपनी बिटिया को मारती पीटती है, पीटती है, तरह तरह से समझाती है, कहती है कि बेटा तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम क्या कर रही हो, अपनी कसम वगैरह देती है। उसके बाद नीतू भी कहती है कि ठीक है मैं नहीं बात करूँगी। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरा, थोड़े टाइम बाद फिर शोभा देखती है कि वो किसी से बात कर रही है, कभी वॉशरूम में छुप के, कभी छत पे छुप के। अब मोबाइल भी ऐसी जगह रखती है कि अब गंगाराम तो नहीं, लेकिन शोभा ज़बरदस्ती उस मोबाइल को बार बार पकड़ती, बार बार मोबाइल से छीन के रख लिया जाता, तो फिर कहीं और से मोबाइल का जुगाड़ करती। कहते हैं जो परिवार वालों का मानना है कि 1.5 महीने में लगभग 50 बार शोभा ने इसको पकड़ा, और 50 बार ये इसी तरह से कहती कि अब बात नहीं करूँगी, लेकिन ये करती रहती। अब शोभा को लग गया कि अब मेरे बस का नहीं, तो फिर शोभा ने इस बारे में गंगाराम को बताया। अब गंगाराम जब सुनता है तो उसका भी गुस्सा 7वें आसमान पे। गंगाराम जाता है, उसको डांटता फटकारता और कहता है कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए। अब जैसे ही गंगाराम बोलता है तो फ़ौरन नीतू पलट के जवाब देती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले, मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगी, मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं उसके साथ रहूँगी। और तमाम तरह की अश्लील बातें, और क्या क्या उसने बोला कि शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब ये चीज़ें लगातार नीतू बोल रही है, परिवार वाले बार बार समझा रहे हैं। कई बार झगड़ा होता, कई बार ये लोग मारते पीटते, और इस मार पीट और झगड़े की वो इस कदर आदी हो गई थी कि वो अपने परिवार वालों के आगे ही उस लड़के से बात करती, और ऐसी ऐसी बात करती कि शायद शोभा भी सुनती तो शर्मा जाती। अब ये चीज़ें लगातार चलती रही, और इसी बीच एक तारीख आती है, 29 तारीख,
29 अप्रैल साल 2023। 29 अप्रैल को रात को ये लोग खाना खाने बैठते हैं। फिर से वही मामला, वही विवाद उठा था। ये किसी लड़के से और बात कर रही थी। अब ये बात जैसे ही गंगाराम सुनता है तो खाते टाइम पूछता है कि ये चीज़ें सही नहीं हो, तुम इस चीज़ को बंद करोगी या नहीं करोगी। पलट के सीधा सीधा नीतू जवाब देती है कि मैं नहीं बंद करूँगी, तुम्हें जो करना है करो, और ज़्यादा बोलोगे या फिर ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं उसके साथ भाग जाऊँगी। ये जवाब देती है और उसके बाद तैस में अपने कमरे में जाती है। कमरा अंदर से बंद और परिवार वालों के आगे ही बात करने लगती है। अब गंगाराम और शोभा को लगा कि अब शायद मामला हाथ से ऊपर निकल चुका है। अब फिर क्या था, अब इनको लगा कि अब ये जिंदा रहेगी तो फिर बेइज्जती, बदनामी, इसीलिए भी इसके कत्ल का एक खौफनाक प्लान बनता है। और कत्ल के साथ इस बात का भी प्लान बनता है कि चाहे जो हो जाए हमारा नाम ना आए और ये मर्डर कहीं से भी मर्डर ना लगे, और अगर कभी मर्डर लगे भी तो ऐसा लगे कि इस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं। 7 बजे सुबह सुबह जब वो लड़की कमरे में सो रही थी, ये दोनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं। गंगाराम हाथ पकड़ता है, जो शोभा थी वो सीने पे बैठती है। बैठने के बाद उसका गला दबा के कत्ल करती है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को छत पे ले जाके छोड़ती है। फिर ये दोनों इत्मीनान से नाश्ता करते हैं और उसी अंदाज में अपनी नौकरी, अपने काम पे जाते हैं, जिस अंदाज पे बड़े पड़ोसी और मकान मालिक बाकायदा देखते रहते हैं। एकदम खुशी मन से, एकदम नेचुरल एक्टिंग करते हुए लोग काम पे जाते हैं। काम करने के बाद फिर उसी प्लान के तहत फिर सबके आगे जो वहाँ के मालिक थे और बाकी जो मज़दूर थे, वहाँ पे शोभा बोलती है कि घर पे जाते हैं, उसको किताब दिलवानी है, ताकि सारे लोग अच्छे से सुन लें कि ये तो घर पे महज किताब दिलवाने के लिए ही जा रही है। फिर ये घर पे जाती है और उसी तरीके से चीखने चिल्लाने का नाटक करती है, उसी तरह से हॉस्पिटल में नाटक। और इसका नाटक देख के कायदे से पुलिस वाले भी एक बार सख्ते में आ जाते हैं कि कोई इंसान इस तरह से नाटक कैसे कर सकता है। फिलहाल अभी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद मामला भी कोर्ट में जाएगा। उसके बाद जो कुछ होगा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये मामला कल ही खुला, कायदे से आज ही खुला पूरे तरीके से। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था कि एक ऐसा जानवर जिसका नाम है लाइगर, तो अगर आपको इसके बारे में पता हो तो बताइए। तो लाइगर बेसिकली 2 जानवरों का एक क्रॉस ब्रीड है और ये एक तरह से ह्यूमन मेड है। इसको कुदरत ने नहीं बनाया, बाकायदा जो इंसान हैं इन्होंने अपना एक खुरापाती दिमाग लगाया, जो वैज्ञानिक होते हैं कि कहाँ से क्या मिला के क्या बनाया जाए। तो फिर लाइगर मतलब लॉयन एक मेल और टाइग्रेस यानी एक बाघिन, इन दोनों को क्रॉस कराया गया और इस क्रॉस से एक प्रोडक्ट निकला जिसे लाइगर कहते हैं। और लाइगर लॉयन से भी ज़्यादा बड़ा होता है, टाइगर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आकार, साइज, शायद सबसे बड़ी बिल्ली की बात करें तो उसमें लाइगर ही आता है। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है जो थॉमस जी हैं, शिव बख्श जी हैं, शिव खन्ना जी हैं, विपिन कुमार जी हैं, शहजाद खुराना जी हैं, प्रिंस जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, सोहिल खान जी हैं, आसिफ नदीम राजी जी हैं, आरती शर्मा जी हैं, हरजीत शेखा जी हैं, दिनेश चोपलट जी हैं, चपलोट माफ़ कीजिएगा, लाइटिंग चैम्प जी हैं, आसिफ जी हैं और मयंक बजाज जी हैं। क्राइम तक से भी इस वीडियो पे कमेंट आया है और निशा बोरा जी हैं, प्रकाश जी हैं और सत्तार सिंह जी हैं, अजय सिंह जी हैं, क्रेब राइट्स जी हैं, सुधीर मिश्रा जी हैं, गगन सोमानी जी हैं, निखिल कुमार जी हैं, राहुल सिंह हैं, दीपक सर हैं, अनिल गौंड जी हैं, अबीद खान जी हैं, क्रिएटिव भारत जी हैं और नरेंद्र वांधे जी हैं और शैलेश शेट्टी जी हैं। आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। बस ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल शायद आप हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो शायद शर्म की बात है। जो हमारे हिंदुस्तान के तिरंगा प्यारा झंडा है, उस झंडे में जो एक चक्र बना हुआ है, उस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अगर आपको इसके बारे में पता हो और थोड़ी और डिटेल पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए, ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 10 बजे। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।